नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः जो है यूडीए एलडीए प्रारंभिक परीक्षा 2001 के सामान्य अध्ययन का व्याख्यात्मक विवरण लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, जो पिछले जिसके बारे में चर्चा किया था, इससे आगे के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक मार्क है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक मार्क क्या होता है? एक मार्क गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है। गुणवत्ता गारंटी की मुहर एक मार्क है। एक मार्क प्रश्न पूछा जाता है कि एक मार्क क्या है, तो आप बता सकते हैं गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण नहीं है? जिसमें विकल्प हैं जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा आकार। तो इसमें जो है सहकारी कृषि सहकारी कृषि भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण नहीं है। बाकी जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार, ये सभी जो है भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण है। क्योंकि जहाँ भी कृषि की उत्पादकता ज़्यादा है, जनसंख्या का दबाव वहाँ पे अधिक है। लोगों का रहना, कृषि क्षेत्र में जाकर रहना कृषि के उत्पाद का कारण है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। भूजोत का छोटा कारण, जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो भूजोत का आकार भी छोटा होगा, यह आप लोगों को पता है। तो भारत में अनेक सहकारी कृषि समितियाँ तथा किसानों ने संगठित की है। ये किसान इस संगठन की के लिए उपयोगिता समझते हैं। प्राय वे स्वयं कृषि कार्य करते और कृषि मजदूरों से खेती करवाते हैं, परंतु इसकी उपयोगिता यह है कि इनके माध्यम से गांव में आधुनिक कृषि विधियों का प्रचार होता है। तो ये बात जो है भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण नहीं है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक जो है किससे संबंधित है, या यह पुस्तक की कहानी किससे संबंधित है? तो पोखरण नाव के विस्फोट से। क्या है? पोखरण नाव के विस्फोट से द प्राउडेस्ट नामक पुस्तक का संबंध है। द प्राउडेस्ट नामक पुस्तक का संबंध दोस्तों जो है किससे? पोखरण नाव के विस्फोट से, जो राजस्थान में 1998 में पोखरण नाव के विस्फोट किया गया था, उसी से द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक का संबंध है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में जाना? कृष्ण को किसने औलिया कहा? तो शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में जाना। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कुटुंबी से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दरबारी कवि है और सूची सेकंड में राजा है। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट। सूची सेकंड में चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अमीर खुसरो संबंधित है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी से अमीर खुसरो संबंधित है। वहीं कालिदास का संबंध जो है किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हरिसेन का संबंध दोस्तों जो है हरिसेन का संबंध किससे? हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त से। किससे? हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट का संबंध जो है हर्षवर्धन से है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये राज दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो निर्णायक युद्ध क्या था? विकल्प में है बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, वाणिवास का युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध है। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों जो है सबसे अधिक जो है अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व का स्थापित करने का कारण था।
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। वहीं प्लासी का युद्ध 1756 ईस्वी में, बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में तथा पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। तो बक्सर के युद्ध, ऐसा माना जाता है कि बक्सर के युद्ध का सैनिक एवं राजनीतिक महत्व प्लासी के युद्ध से अधिक है। मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब एवं मगध का नवाब तीनों अब पूर्ण रूप से क्या हो गए दोस्तों, कठपुतली शासक हो गए। निसंदेह इस युद्ध ने भारतीयों की हथेली पर दास्ता शब्द लिख लिख दिया। निसंदेह इस युद्ध ने भारतीयों की हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया, जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही हटाया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है ध्यान रखिए, ऋग्वेद का संबंध किससे है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं से है। ऋग्वेद का संबंध स्रोत एवं प्रार्थनाओं से है। वहीं यजुर्वेद का संबंध दोस्तों जो है स्रोत एवं कर्मकांडों से है। सामवेद की बात करें तो सामवेद जो है संगीतमय स्रोतों से संबंधित है। वहीं अथर्ववेद को की बात करें तो यह तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। क्या है यह? अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह जो है मनुस्मृति में वर्जित है। किसमें? मनुस्मृति में दोस्तों ध्यान रखिए, मनुस्मृति में पुनर्विवाह जो है वर्जित है। पुनर्विवाह वर्जित है किसमें? मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। इसमें कथन ए और कथन आर दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। कथन ए में दिया है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। वहीं कारण आर कहता है कि अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। यानी भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ साथ इसका निर्यात भी प्रारंभ कर दिया है। भारत से चावल का निर्यात नवंबर 2000 में तथा गेहूं का निर्यात अप्रैल 2001 में प्रारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत को खाद्यान्नों में निर्यात क्षमता केवल गेहूं और चावल के संबंध में ही प्राप्त हुई है। भारत खाद्य तेलों और दालों का अभी भी आयात करता है। ये प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों। तो 2001 के जो प्रश्न है उसके आधार पर ये बातें कही गई हैं। दूसरी ओर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में? 10 लाख। 10 लाख यानी 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति थे, जिसमें कि क्या किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। वहीं दूसरी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्या है? अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर, 134 ए को मिलाकर, ध्यान रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 132 को पढ़ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 32 को पढ़ना, अनुच्छेद 32 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए विकल्पों पर विचार करते हैं। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसमें दोस्तों जो है विकल्प ए सही है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट करने के लिए कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, किसके, सरदार सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सुझावों के आधार पर दिसंबर 1976 में, दिसंबर 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर संविधान में क्रमशः मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के प्रारंभिक भाग 3 तथा 4 के बाद मूल कर्तव्यों शीर्षक से एक नया भाग 4 जोड़ा गया। भाग क्या जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया। फिर देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट करने के लिए कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सुझावों के आधार पर दिसंबर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर संविधान में क्रमशः मूल अधिकांश तथा नीति निर्देशक तत्वों के प्रारंभिक भाग 3 तथा 4 के बाद मूल कर्तव्यों शीर्षक से एक नया भाग 4 जोड़ा गया। तो यह बात आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो लोसांग एक उत्सव है। लोसांग, ध्यान दीजिए दोस्तों, लोसांग एक सिक्किम का उत्सव है। किसका? सिक्किम का उत्सव है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो ये देश जो है फ्रांस है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। जैसे फ्रांस, इटली, सिएरा लियोन और सिंगापुर में फ्रांस जो है क्या करता है? राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार के दिन जो है फ्रांस राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। नेक्स्ट, गुर्जर प्रचार वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रचार वंश की स्थापना दोस्तों जो है नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम ने की थी। इसमें विकल्प है नागभट्ट वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने, मिहिर भोज ने। तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रचार वंश की स्थापना की थी। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक था। इसके विषय में ग्वालियर अभिलेख से, कहाँ से? ग्वालियर अभिलेख से इसके विषय में ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार इसने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। ध्यान रखिए दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था, जिसने अरबों को क्या किया? सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। और इसके विषय में जानकारी ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होती है। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्याहार वंश को गुर्जर प्रत्याहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुर्जरों की शाखा से संबद्ध थे। ये अग्निकुल से पैदा हुए राजपूत थे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है बीड़ा है। कौन सा है? प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो प्राचीन वाद्य यंत्र दोस्तों जो बीड़ा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो संगीत अकादमी जो है इसके लिए उत्तरदायी है। यानी नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए संगीत अकादमी उत्तरदायी है। वहीं बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है पुस्तक है और सूची सेकंड रचयिता है। प्राइस ऑफ पार्टीशन, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मठ, MS गिल, इंडिया 2020, रफ़ीक जकारिया, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनमें से मिलान करना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्राइस ऑफ पार्टीशन के लेखक कौन है? तो प्राइस ऑफ पार्टीशन के लेखक रफ़ीक जकारिया हैं। कौन है? रफ़ीक जकारिया। ध्यान रखिए दोस्तों, प्राइस ऑफ पार्टीशन के लेखक हैं। वहीं आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इंडिया 2020 के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। जो है इंडिया 2020 के लेखक हैं। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन MS गिल के द्वारा लिखा गया। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन MS गिल के द्वारा लिखा गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श शब्द किससे संबंधित है? ऑल इंडिया रेडियो का ये जो है शब्द है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन
हैं थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ईंधन क्या है? थोरियम है, ध्यान रखिए। थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ईंधन है। थोरियम मोनोजाइट से प्राप्त होता है। किससे? थोरियम मोनोजाइट से प्राप्त होता है। भारत में मोनोजाइट का विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। भारत मोनोजाइट का जो है विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। मोनोजाइट मुख्य रूप से केरल के बालू में पाया जाता है। कहाँ? केरल के बालू में पाया जाता है। ये ध्यान रखिए, केरल के बालू में पाया जाता है। इसमें थोरियम का अंश 8 से 10% तक है। इसके अलावा थोरियम झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी पाया जाता है। केरल के अलावा झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु आदि राज्यों में भी पाया जाता है। तो ये बातें हम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है, उनके नामों के नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है जहांगीर, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। तो इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जहांगीर जी इसमें पहला है। इसके बाद दोस्तों जो है मोहम्मद शाह आता है। फिर इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और लास्ट में बहादुर शाह जफर आता है। तो जहांगीर, मोहम्मद शाह और अहमद शाह अब्दाली तथा बहादुर शाह ये क्रम से व्यवस्थित हैं। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।